आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। आपके साथ मैं हूं प्रियंका। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन के दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक की। इस दौरान संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वियतनाम हमारी एक्ट ईस्ट नीति और इंडो पैसिफिक विजन में एक प्रमुख भागीदार है। हम विकासवाद का समर्थन करते हैं, विस्तारवाद का नहीं। हम सब मिलकर एक स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित इंडो पैसिफिक को बढ़ावा देना जारी रखेंगे, जिससे सभी के लिए समृद्धि आएगी। कृषि और मत्स्य पालन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था का अहम भाग है। ये सेक्टर्स लोगों की आजीविका और फूड सिक्योरिटी से जुड़े हैं। हमने तय किया है कि इन क्षेत्रों में जर्म प्लाज्मा एक्सचेंज और जॉइंट रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। हमारी साझा सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए भारत वर्ल्ड हेरिटेज साइट मी सोन के ब्लॉक एफ के मंदिरों के संरक्षण में सहयोग देगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बुद्धिज्म हमारी साझा विरासत है, जिसने दोनों देशों के लोगों को आध्यात्मिक स्तर पर एक दूसरे से जोड़ा है। हम भारत में बुद्धिस्ट सर्किट में वियतनाम के लोगों को आमंत्रित करते हैं और चाहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का लाभ वियतनाम के युवा भी उठाएं। फ्रेंड्स, हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हमारे इंडो पैसिफिक विजन में वियतनाम हमारा महत्वपूर्ण पार्टनर है। इंडो पैसिफिक के बारे में हम दोनों के विचारों में अच्छा सामंजस्य है। हम विस्तारवाद नहीं, विकासवाद का समर्थन करते हैं। हम फ्री, ओपन, रूल्स बेस्ड और समृद्ध इंडो पैसिफिक के लिए अपने सहयोग को जारी रखेंगे। हम सीडीआरआई में शामिल होने के लिए वियतनाम के निर्णय का स्वागत करते हैं। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड से हुई तबाही का जायजा लेने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मौके पर पहुंचे और मेपाड़ी सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में राहत शिविर में लोगों से मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि यहां वायनाड की त्रासदी पूरे देश के लिए एक भयावह त्रासदी है। हम परिस्थिति को देखने आए हैं और यहां पर परिस्थिति दर्दनाक है। हम पीड़ितों की सहायता की पूरी कोशिश करेंगे। अभी कई काम है जो करना है। Thank you for coming. It's a terrible tragedy for Wayanad, for Kerala, and for the nation. We've come here to see the situation. It's quite a painful experience to see how many people have lost family members, lost houses. It's very difficult to speak to people in these circumstances because really you don't know what to say to them, you know. So it's been quite a difficult day for me, but we are going to try and help make sure that the survivors get what is their due. A lot of them want to be relocated, so I hope the government takes that into account. There is still a lot of work to be done here. But it's a huge tragedy. I'd like to thank all the people who are working here, the doctors, the nurses.
खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हम वो लोग नहीं है जो रील बनाते हैं, हम कड़ी मेहनत करते हैं, आपकी तरह रील बनाकर दिखाने वाले लोग नहीं है। लोको पायलटों के औसत कामकाज और आराम का समय 2005 में बनाए गए एक नियम से तय होता है। 2016 में नियमों में संशोधन किया गया और लोको पायलटों को अधिक सुविधाएं दी गई। ऐसा है, केवल रील बनाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। आपकी तरह रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं, हम समझे ना। बैठो, बहुत हो गया था, कुछ भी बोल देता है। माननीय अध्यक्ष जी, हाउस का ऑर्डर मिला, ये क्या तरीका है? कुछ भी बीच में बोल देते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, रेलवे एक्ट के तहत माननीय मंत्री जी प्लीज, जो माननीय मंत्री जी 2005 माननीय मंत्री जी, आप बैठे बैठे किसी व्यक्ति का रेस्पॉन्स मत करो। जी माननीय अध्यक्ष जी, जैसा आपका आदेश माननीय अध्यक्ष, जैसा आपका आदेश। माननीय अध्यक्ष जी, लोको पायलट का कंप्लीट जो उनका तरीका होता है वो देश में रेलवे एक्ट के तहत बनाए गए जो रूल्स है, और वो रूल्स माननीय अध्यक्ष जी 2005 नोट करना भाई, 2005 में बनाए गए रूल्स के हिसाब से लोको पायलट का सारा कार्यकाल तय होता है। माननीय अध्यक्ष जी, उसी के हिसाब से लोको पायलट की जो एवरेज टाइम और जो रेस्ट का टाइम होता है वो उसके हिसाब से डिफाइन होता है। मैं माननीय अध्यक्ष जी रिकॉर्ड पर रखना चाहूंगा, 2016 में 2005 और 2016 की नोट करें डेट्स, 2016 में इन रूल्स को अमेंड करके, इन रूल्स में बदलाव लाके लोको पायलट्स को और ज्यादा सुविधाएं दी गई। और माननीय अध्यक्ष जी 558 सारे के सारे 558 रनिंग रूम्स को एयर कंडीशन किया गया। 558 सारे के सारे रनिंग रूम्स को एयर कंडीशन किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, लोको की कैब, लोकोमोटिव की कैब, माननीय अध्यक्ष जी, लोकोमोटिव की कैब में बहुत वाइब्रेशन होता है, बहुत हीट होती है, इसीलिए 7,000 से ज्यादा लोको की कैब्स को एयर कंडीशन करके उसमें अर्गोनॉमिक डिजाइन से लाया गया है। अध्यक्ष जी, 2014 से पहले जो आज लोको पायलट्स के साथ सिंपैथी दिखा के रील्स बनाने में व्यस्त है, उन लोगों के समय में जीरो था, जीरो, एक भी लोको, आप मुझे बताओ 558 में से एक भी जीरो था, एक भी एसी कैब, एक भी कैब एसी नहीं थी। माननीय अध्यक्ष जी, ये फिर आप किस बात का ये करते हैं? इधर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के बयान पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा जैसे प्रदेश में 10 साल में 1 इंच भी रेल लाइन नहीं बिछी। जिन्होंने रेल लाइन नहीं बिछाई वहां रील बनाने की बात कर रहे हैं। उनका यह वक्तव्य अहंकार का प्रतीक था, हम इसकी निंदा करते हैं। बात है कि जो रेल मंत्री जी हैं, उन्होंने सदन में जवाब देते हुए कहा कि रील बनाने वाले एक सदस्य वो कैसे बात कर रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी रेल बिछाने की हो और जिन्होंने 1 इंच भी रेल ना बिछाई हो। हरियाणा जैसे प्रदेश में हम मांग रहे हैं रेल, 3 रेल की लाइन हमारी मंजूर है, 1 इंच भी रेल की लाइन नहीं बिछी पिछले 10 वर्षों में। जिन्होंने रेल ना बिछाई हो, जिन्होंने रेल ना चलवाई हो, वो रील की बात कर रहे हैं। ये मंत्री जी का जो आज वक्तव्य था वो अहंकार का प्रतीक था, हम निंदा करते हैं। बात है कि जो रेल मंत्री जी हैं, उन्होंने सदन में खबरों में आगे बढ़ते कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मीडिया के सवालों पर कहा कि बीजेपी के मंत्री अपनी विफलताओं के लिए नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेते। पिछले 2 महीने में 4 मालगाड़ी पटरी से उतरी,
14 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए, लेकिन इसके बावजूद रेल मंत्री ने कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली और विपक्ष को धमकाने की कोशिश की। पिछले साल बालासोर में करीब 300 लोग मारे गए। पिछले 1 से 2 साल में रेल दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ी है, लेकिन रेल मंत्री रील बनाने में व्यस्त है। हम बीजेपी मंत्रियों के द्वारा ये परंपरा देख रहे हैं कि अपनी विफलताओं के लिए वे नैतिक जिम्मेवारी नहीं लेते और आरोप डालते हैं इतिहास पर। पिछले 2 महीनों के अंदर लगभग 4 मालगाड़ी डिरेल हो चुके हैं। लगभग 4 लोगों की हत्या जुलाई में हुई। जून में जब कंचनजंगा कोलाइड हुआ, एक्सीडेंट हुआ, तब 10 लोगों की हत्या हुई, मृत्यु हुई। तो लगभग 2 महीनों के अंदर 4 मालगाड़ी डिरेल हुए, लगभग 14 भारतीय नागरिकों की मृत्यु हुई और लगभग 70 लाख लोग घायल हुए। इसके पश्चात भी आज रेलवे मंत्री ने किसी भी प्रकार का नैतिक जिम्मेवारी नहीं ली। हम विपक्ष पर आरोप लगाया, विपक्ष को धमकाने की कोशिश की और अपनी जो नैतिक जिम्मेवारी लेकर जो खुद इस्तीफा देना चाहिए उन्होंने वो काम नहीं किया। पिछले साल ओडिशा में 2023 में लगभग 300 पैसेंजर्स की मृत्यु हुई बालासोर में, तो उसकी नैतिक जिम्मेवारी आज रेलवे मंत्री को देना चाहिए था। पिछले 1-1.5 साल में रेलवे के हादसे बढ़ रहे हैं और मंत्री सिर्फ रील बनाने में व्यस्त। ये रेलवे मंत्री नहीं है, रील मंत्री है। ये रेलवे मंत्री नहीं है, डिरेलमेंट मंत्री है। और सिर्फ नैतिक तौर पर कि पिछले 2 महीनों में जब 14 लोगों की मृत्यु हुई, 70 लोगों की हत्या हुई, पिछले साल 300 लोगों की मृत्यु हुई, उसी आधार पर उनको आज इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन भाजपा की ये परंपरा है, चाहे शिक्षा मंत्री हो वो नैतिक जिम्मेवारी नहीं लेता, चाहे रेलवे मंत्री हो वो जिम्मेवारी नहीं लेता। और जिस प्रकार का भाषा का उपयोग, जैसे मुंह में कीचड़ भरा हो और सदन के अंदर कीचड़ फेंकने का काम करते हैं और देश के प्रति कोई जवाबदेही नहीं। इसके विरोध में जो पूरा उनका जो वक्तव्य था संतोषजनक नहीं था और लोगों के प्रति जो जवाबदेही थी उससे वो भागे। इसलिए आज सारे इंडिया अलायंस के पार्टीज ने, कांग्रेस, टीएमसी, सपा, लेफ्ट पार्टीज, हम सभी ने वॉकआउट किया। रुक करते अगली खबर की ओर। राज्यसभा में आपके सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि भारत सरकार को चुनाव लड़ने की उम्र कम करके 21 वर्ष करनी चाहिए। भारत देश दुनिया के सबसे युवा देशों में आता है। हमारी 65% आबादी 35 वर्ष से कम है, लेकिन संसद में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। जो युवा 18 साल की उम्र में चुनाव कर सकता है, वहीं 21 साल में चुनाव लड़ भी सकता है। सर, आज मैं जिस मुद्दे पे बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं वो मेरे दिल के बड़े करीब है। इट पर्टेन्स टू पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ इन इंडियन पॉलिटिक्स। इससे भी पहले आना चाहते थे क्या? मैं बताता हूं सर, मैं क्यों ये मुद्दा उठा रहा हूं। सर, भारत देश इस दुनिया के सबसे युवा देशों में आता है। वी आर वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। हमारे देश की औसत उम्र मात्र 29 साल है। हमारे देश की 65% आबादी 35 साल से कम आयु की है। हमारे देश की आधी आबादी 50% से ज्यादा आबादी 25 साल से कम आयु की है। लेकिन क्या हमारे नेतागण, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि भी इतने युवा हैं? ये सवाल मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं सर, आपको जानकर अचंभा होगा कि फर्स्ट लोकसभा जब इस देश की चुनी गई थी, जब देश आजाद हुआ, पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ, तो उस लोकसभा में 26% लोग 40 साल से कम आयु के थे। और अभी 17वीं लोकसभा जो अभी 2-2.5 महीने पहले समाप्त हुई, उस लोकसभा में मात्र 12% लोग 40 साल से कम आयु के थे। तो जैसे जैसे देश जवान हो रहा है, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि उस जवानी से काफी दूर होते जा रहे हैं। वी आर अ यंग कंट्री विद ओल्ड पॉलिटिशियंस, वी मस्ट एस्पायर टू बिकम अ यंग कंट्री विद यंग पॉलिटिशियंस। और ये क्यों हो रहा है सर? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पॉलिटिक्स इज कंसिडर्ड टू बी अ बैड प्रोफेशन। जब बच्चा बड़ा होता है तो माँ बाप कहते हैं कि बड़े होके बेटा डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना,
स्पोर्ट्स पर्सन बनना, साइंटिस्ट बनना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, कोई ये नहीं कहता कि बड़ा होकर नेता बनना, राजनीति में जाना। तो मुझे लगता है कि आज हमें युवाओं को इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है ताकि वो भारत की मुख्य धारा की राजनीति में आएं। और इसके लिए सर मैं ये सुझाव लाया हूं कि, और मेरे आपके माध्यम से निवेदन है भारत सरकार से, कि इस देश में चुनाव लड़ने की उम्र 25 साल है। आप लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, वो चुनाव लड़ने के लिए आपकी कम से कम उम्र 25 साल होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार उस उम्र को 25 से घटाकर 21 साल करे, और 21 साल का युवा हमारी मुख्य धारा की राजनीति में अगर आना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसे अनुमति मिलनी चाहिए। सर, जब देश का युवा 18 साल की उम्र में वोट डालकर अपने सरकार चुन सकता है, देश का भविष्य चुन सकता है, तो वो 21 साल की उम्र में चुनाव भी जरूर लड़ सकता है। और अंत में आखिरी वाक्य, लास्ट सेंटेंस सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि You made your point. श्री तिरुचि शिवा। खबरों में आगे बात करते हैं। लोकसभा में उज्जैन से सांसद अनिल फिरोजिया ने नई शिक्षा नीति को कहा कि देश में शिक्षा नीति किसी ने लागू किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में लागू हुई है। इससे पहले की सरकार में शिक्षा नीति बनी लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। बीजेपी की नरेंद्र मोदी की सरकार बनने पर देश में शिक्षा की स्थिति सुधरी है। सुनिए आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं जिस स्थान से आता हूं, जिस क्षेत्र से आता हूं, वो भगवान महाकाल की नगरी और कृष्ण भगवान की शिक्षा स्थली है, जहां पे श्री कृष्ण ने रहकर अपनी शिक्षा को पूर्ण करा था, और महाकवि कालिदास की कर्म भूमि है। उस नगरी से मैं आता हूं। मैं आज यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करूँगा कि जिन्होंने नई शिक्षा नीति को लागू करने का काम किया। 2020 माननीय सभापति जी, देश आज़ाद हुए 77 साल हो गए। 77 साल में 3 बार शिक्षा नीति बनी, लेकिन शिक्षा नीति लागू नहीं की गई, उसमें अमेंडमेंट किया गया। लेकिन अगर ये किसी ने शिक्षा नीति बना के और इसको लागू करने का काम किया तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। किसी भी देश, अगर किसी भी देश समाप्त करना हो, उसको ख़त्म करना हो, तो उसकी शिक्षा नीति को समाप्त करो, उसके ऊपर कुठाघात करो या उसकी संस्कृति पे कुठाघात करो। हमारे देश में 200 साल नहीं 2000 साल से आक्रमण होते रहे। 2000 साल हमारा देश गुलाम हुआ, कभी मुगलों का, कभी अंग्रेजों का, और उन्होंने हमारी शिक्षा नीति को तहस नहस करने का काम किया। अगर हाल ही में अगर हम देखें तो बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी का पूरा खाक कर दिया गया, जहाँ पे हमारी पांडुलिपियाँ हमारे पुरखों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने सजोज के रखी थी, वहाँ पे आग लगा दी गई। उसका भी जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण किसी ने करा तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी। आज मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि अध्यक्ष महोदय की शिक्षा नीति की समानता को बढ़ावा देने के लिए ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं। शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा की समानता को बढ़ावा देना था, लेकिन इसको क्रियान्वित करने में कांग्रेस सरकार असफल रही। वास्तविकता यह है कि नीति में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की असमानता को दूर करने के लिए कांग्रेस शासन ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए। हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा की बात मैं यहाँ पे सुन रहा था हमारे कुछ मित्रों को जो विरोध कर रहे थे क्षेत्रीय भाषा का। आज अगर क्षेत्रीय भाषा कोई भी भाषा हो, उसको अगर हम बढ़ावा देते, जरूरी नहीं है कि सभी लोग इंग्लिश जाने, जरूरी नहीं है कि सब लोग गुजराती जाने, जरूरी नहीं है कि कोई भाषा जाने। अगर उस क्षेत्र के लोग उस क्षेत्रीय भाषा पे अगर पढ़ाई करें
तो वो आगे बढ़ सकते हैं और अपना भविष्य बना सकते हैं। ये अगर किसी ने करा तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी। कांग्रेस तो सिर्फ दिखावा करती रही। आज विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की इन्होंने बात करी, लेकिन उस दिशा में कोई भी ठोस कदम इन्होंने नहीं उठाया। बात करते अगली खबर की ओर। भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुशाले के कांस्य पदक जीतने पर उनके पूर्व कोच विश्वजीत सिंह ने कहा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है, उसका जीतना हमारे लिए सुखमय है। उसने जो मेहनत की है उसी का परिणाम है, इसमें मुझे बहुत खुशी मिली है। बहुत बहुत खुशी हो रही है। मेरा बच्चा आज ओलंपिक का मेडल मिला। हमारा महाराष्ट्र का क्रीड़ा प्रबोधिनी में उसका जन्म हुआ और 2017 के बाद वो मेरे रेलवेज में आया और रेलवे का भी आज हमारे सब खिलाड़ियों ने उसको मैं बता नहीं सकता, इतना सुख मिल रहा है कि हमारे नासिक क्रीड़ा प्रबोधिनी, पूना महाराष्ट्र का गवर्नमेंट का इतना शूटिंग रेंज, ये सिर्फ पैदा हुआ था ओलंपिक का मेडल लाने के लिए। आज उस सब की खुशी मिल रही है। हम कोचिस को तो हमारा बच्चा है, उसका जीतना तो हमारे लिए सबसे सुखमय है। बहुत बहुत आनंद हो रहा है। उसने जो मेहनत की थी वो पूरा अपना घर दार छोड़ के पूना में पूरा सेटल हुआ था। उसके पहले 7 साल नासिक में रहा और वो अपना घर दार छोड़ के नासिक में 8 साल रहा। उसके बाद पूना में इतने साल, अभी तो उसकी नौकरी भी पूना में है। और ये सब को आज उसके त्याग को, उसकी मेहनत को बहुत सफलता मिली, उसे मुझे बहुत बहुत खुशी है। बहुत बहुत